हेलो एवरीवन। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम आरबीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो एक हिल्टन यंग कमीशन था जिसने 1926 में एक सेंट्रल बैंक की सिफारिश थी। तो एक एक्ट पास हुआ, आरबीआई एक्ट 1934। इसी से आरबीआई का कामकाज चलता है अभी तक भी। तो जो एक्ट पास हुआ उससे एक अधिनियम के इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का काम क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें इसका एक केंद्रीय बोर्ड है जिसमें गवर्नर, उप गवर्नर और कुछ निदेशक, डायरेक्टर होते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जो आप इसको देख लेना। ये हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पेपर में पूछते हैं वो सीधे सीधे अब डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ पूर्णकालिक निदेशक होते हैं और एक गैर पूर्णकालिक निदेशक होते हैं, जो आप इसमें देख लेना। ये आरबीआई का इतिहास है 1935 से लेके जो चला आ रहा है 2008-9 तक का, जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उस टाइम तक। अब आरबीआई के कार्य का क्या है, मेन फोकस हमारा इस लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी पे रहने वाला है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आरबीआई का एक हिल्टन यंग याद रखना, आरबीआई एक्ट 1934 याद रखना, और 1 अप्रैल 1935 को ये बना आरबीआई सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई के कार्य क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति बनाता है, जो हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अभी सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, मतलब जो सरकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको ये संभालता है। और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है कि भाई जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं वैसे ही बैंकों को भी लोन देता है। तो ये बैंकों का बैंक हो गया। करेंसी नोट की प्रिंटिंग करता है, और सरकार का जो फॉरेन करेंसी है उसको भी मैनेज करता है, और जो गोल्ड है उसको भी मैनेज करता है। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है वो हम देखते हैं। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो मुद्रा की मात्रा को मार्केट में नियंत्रित करता है। उसके लिए क्या क्या विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाता है, इसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका एक मॉनेटरी डिपार्टमेंट है जो नीतियाँ तैयार करता है, और जिसका उद्देश्य क्या है, मूल्य स्थिरता बनाए रखना। और जो प्रोड्यूसर है हमारे देश में, अर्थव्यवस्था में, उनको जो लोन है वो प्रोवाइड करना जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिले, और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। अब मौद्रिक नीति दो टाइप की होती है, एक तो विस्तारवादी होती है, जिसको चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। एक संकुचनकारी होती है जिसको डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। तो ये क्या क्या होता है, विस्तारवादी क्या होती है, जैसे मुद्रा की आपूर्ति अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ा दे तो इसको विस्तारवादी कहते हैं, और अगर आपूर्ति कम कर दें तो संकुचनकारी कहते हैं। इसके लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, दो टाइप के होते हैं। एक मात्रात्मक उपकरण जिसको हम क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं, और एक गुणात्मक उपकरण होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं। हमारा फोकस इन पे रहेगा, मात्रात्मक में, क्वांटिटेटिव पे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो, एक वी ट्रिपल आर पढ़ेंगे, बैंक रेट पढ़ेंगे, एमएसएफ पढ़ेंगे, सीआरआर पढ़ेंगे, एसएलआर पढ़ेंगे, ओमो ओपन मार्केट ऑपरेशन ये पढ़ेंगे, एलटीआरओ पढ़ेंगे, एलएफ पढ़ेंगे, और एमएसएस देखेंगे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक एसडीएफ देखेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और एक वी ट्रिपल आर थोड़ा देख लेंगे, एक एम एस एफ, सी आर आर, एस एल आर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये हमको अच्छे से देखना है। और जो क्वालिटेटिव टूल्स है उसमें ये है जिनकी ज़्यादा एग्ज़ाम में आती नहीं, फिर भी हम देख लेंगे। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक ऐसा होता है कि 1 से 14 दिन की जो अवधि के लिए जो आरबीआई से जो बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक क्या है वो बैंकिंग वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक्स वगैरह। तो अभी के लिए मान लो कोई भी बैंक, जैसे कि एचडीएफसी मान लो, आईसीआईसीआई बैंक मान लो, ये कॉमर्शियल बैंक है ऐसे कुछ। तो ये कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से क्या है, उधार लेते हैं। ये 1 से 14 दिन की दिनों के लिए ही होता है। इसमें सिक्योरिटी आरबीआई के पास गिरवी रखनी पड़ती है, तो आरबीआई इसको लोन देता है। जब ये आरबीआई को वापस इसके पैसे दे देते हैं तो ये सिक्योरिटी वापस देते हैं, और जितने दिन बाद देते हैं उतने दिन की जो ब्याज है वो उस पर लग जाता है, और यही क्या कहता है, यही रेपो रेट होती है।
ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 से 14 दिन के लिए। वैसे ही एक रिवर्स रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, जैसे अभी बैंक ने यहाँ पे तो आरबीआई से बैंक ने लोन लिया था। अब यहाँ पे बैंक अपना पैसा जमा करेगा आरबीआई में। आरबीआई लोन लेने रहा, लोन नहीं ले रहा, वो क्या है, बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करेगा। आरबीआई कहेगा कि हम तुमको बढ़िया वो देंगे रेट, तो तुम ये पैसा हमारे यहाँ जमा करो। अभी क्यों यूज़ करते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो हम आगे देखते हैं वीडियो। अब देखो, जैसे रेपो रेट में अगर हम रेपो रेट को बढ़ा दें तो क्या होगा, जैसे कि जो आरबीआई है, ये आरबीआई हो गया और ये एक बैंक हो गया। अब बैंक आया इससे लोन लेने, आरबीआई इसको लोन दे रहा है। तो अगर ये रेपो रेट को बढ़ा देगा कि भाई हम ब्याज ज़्यादा लेंगे, तो जो बैंक है वो पैसे कम लेगा। अब पैसे कम लेगा तो ये कस्टमर को भी लोन कम मिलेगा, कि भाई अगर यहाँ से आरबीआई से इसको महंगा मिल रहा है तो ये भी कस्टमर को महंगा देगा, तो कस्टमर कम लोन लेगा और इससे बाज़ार में जो लिक्विडिटी है, पैसे की कमी, पैसा है वो कम आ जाएगा और इससे मुद्रास्फीति जो होती है, इन्फ्लेशन, वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो और इसी को संकुचनशील मौद्रिक नीति भी कहते हैं। अब वैसे ही अगर रेपो रेट कम कर देता है तो बैंक आएगा, बहुत सारा लोन ले लेगा, ऐसे ही कम रेट पे ही कस्टमर को दे देगा, तो मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो इस तरह से रेपो रेट का जो आरबीआई है वो यूज़ करता है। और ये थोड़ी जानकारी रेपो रेट के बारे में लिखी हुई है, जो मैं पीडीएफ डालूंगा, उसमें आप पढ़ लेना। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट है जो वर्तमान समय में 3.35% रिवर्स रेपो, और रेपो रेट है वो 6.50% है। एक टर्म रेपो होता है, ये आरबीआई ने 2014 में चालू किया था। इसमें क्या होता है कि बैंक दरों, जो बैंक है उन दरों पर बोली लगाता है जो रेपो दर से अधिक या कम हो सकती है। क्या आरबीआई बोलेगा कि भाई ये लो, हम पैसा बांट रहे हैं, बोली लगाओ, तो उसमें जैसे जैसे बोली लगती है उसी के हिसाब से पैसा जाता है। हाँ, जिसमें बोली के आधार पर उधार दिया जाता है। इस बोली में रेपो दर को केंद्रीय बिंदु माना जाता है और ये डेली बेसिस पे बदलती जाती है। एक वी ट्रिपल आर होता है, वी ट्रिपल आर भी इसकी तरह ही होता है, टर्म रेपो की तरह ही। इसमें क्या है, ये 2022 में शुरू हुआ था। इसके माध्यम से जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो बैंकों की जो अतिरिक्त तरलता है उसको बोली के आधार पे जमा कर लेता है, कि आरबीआई अपने पास उनका पैसा ले लेता है। ये वी ट्रिपल आर हो गया। बैंक रेट है जिसको 2000 से पहले पॉलिसी रेट भी माना जाता था, लेकिन अभी ये प्रचलन में नहीं है क्योंकि दीर्घकालिक लोन अभी आरबीआई देता नहीं है। तो लेकिन बैंक रेट में क्या था कि रेपो रेट प्लस 0.25% एक्स्ट्रा होती थी। जैसे वर्तमान में बैंक रेट 6.75% है, क्योंकि 6.50% रेपो रेट हो गया प्लस 0.25%, ये 6.75% हो गया। एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होती है, तो ये 2011-12 में मौद्रिक नीति में सुधार करते समय आरबीआई द्वारा शुरू किए गए। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, उनका पास पैसा बहुत कम पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो आरबीआई है वो उनको पैसा देता है जिससे उनका काम चलता रहे। और ये रातों रात उधार ये एक इसको ओवरनाइट लैंडिंग रेट होती है, उस पे दिया जाता है। उस रेट को ओवरनाइट लैंडिंग रेट कहते हैं। तो सीमांत स्थायी सुविधा, ये एमएसएफ रेपो दर से ऊपर की ब्याज दर के साथ उन उधार लेने की अनुमति देती है जिसे सीमांत स्थायी सुविधा दर कहा जाता है। सीमांत स्थायी सुविधा रेपो दर से 0.25% अधिक होती है, वैसे बैंक रेट की तरह ही। बैंक रेट जो है वही एमएसएफ रेट होती है। एक सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशो। तो आरबीआई जो आरबीआई होती है, तो उसको, उसके पास जो हमारे बैंक होते हैं उनको आरबीआई के पास कुछ पैसा कैश में रखना होता है, कि जैसे भाई तुमने खोला बैंक, तो अब तुम्हारे पास कुछ पैसा है, तो तुमको आरबीआई में इसको रखना पड़ेगा और इस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, वो सीआरआर होता है। तो अगर ये सीआरआर और एक एसएलआर होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये बैंकों को अपने पास रखना होता है।
तो CRR और SLR अगर बैंक नहीं रखते हैं तो उन पे RBI जुर्माना लगाता है। तो बैंक दर जुर्माना कितना लगता है? तो बैंक दर और 3% का जुर्माना लगाया जाता है। और अगर अ, अगले दिन भी अगर वो नहीं जमा करते हैं तो 5% का जुर्माना लगाया जाता है। बैंक रेट हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। CRR हो गया। तो ये तो अपने काम की चीज़ नहीं है, फिर भी पढ़ लेना आप अगर पढ़ना चाहो तो। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है RBI, वो अर्थव्यवस्था में धन की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियाँ और ट्रेजरी बिल होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल होते हैं, उनको खरीदता और बेचता है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। इसमें क्या होता है कि बैंक RBI जाएगा सीधे बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या प्राइमरी डीलर है, उनको या तो बेचता है जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, या फिर उनसे ख़रीदता है। तो ये क्या, क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि भाई इससे इससे प्रतिभूतियों के कुल भंडार में बदलाव नहीं होता, बल्कि RBI बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास रखी प्रतिभूतियों के अनुपात में बदलाव होता है। ये केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक है, क्योंकि हमारे जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट CRR SLR ये कुछ हद तक ही काम करते हैं, लेकिन अगर कुछ और ज़रूरत पड़ती है तो फिर OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन से इनका यूज़ किया जाता है। इसमें भी विस्तारवादी मौद्रिक नीति क्या होती है कि जो RBI बैंक है, जो हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो धन की मात्रा को बढ़ाना चाहता है मार्केट में तो प्रतिभूतियाँ खरीद लेता है। कि भाई जैसे वो किसी के पास रखी है प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसको ख़रीद लेगा RBI, बदले में पैसा दे देगा। अब ये पैसा ये आगे लोन के रूप में लोगों को मिल जाएगा, तो इससे मार्केट में पैसा हो जाएगा। और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने पढ़ ही लिया। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो है इससे RBI एक बैंक पर निर्भर नहीं रहता। इसमें प्राइमरी डीलर है वो आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, तो सिर्फ बैंक के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। अब SLR होता है। अब SLR जैसे CRR होता है, कैश रिजर्व रेशो, वो बैंक RBI के पास रखता है। वैसे ही RBI कहता है कि तुम अपने पास भी कुछ जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखो या नकदी रखो या सोना रखो, कुछ भी रखो, लेकिन अपने पास SLR मेंटेन करके रखो, इस ताकि जब भी कस्टमर को पैसे की ज़रूरत पड़े तो तुम इधर उधर ना भागो, अपने SLR का जो स्टॉक है उसमें से पैसा दे दो। इसलिए SLR रखना ज़रूरी होता है बैंक के लिए। अब एक लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTR होता है, ये आया फरवरी 2020 में। ये एक ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें 1 से 3 साल के लिए वित्तीय संस्थानों को RBI, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है उनको RBI लोन देता है। यह ऋण मौजूदा ब्याज दर बाजार दर पर दिया जाता है और इसके बदले RBI को सरकारी प्रतिभूतियाँ दी जाती है। RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपने पास रखता है। इसमें RBI बैंकों को एक लंबे टाइम के लिए लोन देता है, जिससे उन्हें अपने मार्जिन को बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे बैंकों को रिटेल और इंडस्ट्रियल जो लोन होते हैं उनको ब्याज दरों को कम करने में भी मदद मिलती है। उन ब्याज दरों को भी ये कम करने में मदद मिलती है LTR से। LTR जैसे एक TLTR होता है। अब ये LTR वही है, लेकिन T का मतलब है टारगेटेड है। वही सेम चीज़ है, लेकिन ये टारगेटेड सेक्टर्स को ही लोन देता है। वो RBI बताता है कि तुमको पैसा कहाँ देना है। एक SDF होता है, इसकी अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो कोविड के दौरान है, जो सरकार ने लोगों को आर्थिक सहायता दी थी, उस समय डर का माहौल था कि कोविड की कहीं तीसरी लहर ना आ जाए, इसलिए लोगों ने बैंक से पैसा निकाला ही नहीं। इससे बैंकों में पैसा ज़्यादा हो गया। अब इस पैसे का क्या मिसयूज़ हो रहा था उस टाइम, बाज़ार में उतार चढ़ाव इससे ज़्यादा होने लगे, तो बैंक ने सोचा कि हम एक स्थायी जमा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जब भी बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा हो तो RBI के पास जमा कर दो हम, और RBI कहता है कि हम तुमको इंटरेस्ट देंगे, जिससे बैंक ये जो पैसे का मिसयूज़ ना कर सके। तो यही वो थी SDF। और इसमें एक चीज़
इसमें अतिरिक्त नकदी रिजर्व बैंक के पास जमा कराएगा, तो आरबीआई को बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे किसी प्रकार की जमानत कोलेट्रल रखने की आवश्यकता नहीं होगी, कि आरबीआई इनको कुछ भी गिरवी नहीं रखेगा। और मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट वाला इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई लोन लेने आया, 100 रुपये का लोन लेने आया, तो कहेगा कि भाई तुम 80 रुपये की चीज़ हमें जमा करा दो, तो वो एक बार के लिए जमा करा दे। अगर वही कहेगा कि अब तुम 100 रुपये लेके आओ और 100 रुपये ले जाओ और 110 रुपये की चीज़ जमा करा दो, तो अब यहाँ पे लोन कम लेगा। और अगर वो कहेगा 100 रुपये ले जाओ और तुम 20 रुपये की चीज़ जमा करा दो, तो लोन यहाँ ज़्यादा लेगा, तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। ये मार्केट में पैसा बढ़ाने और कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट है, बाकी आप ये देख लेना। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अगला लेक्चर जल्दी डालता हूँ।